याचा एक विचार त्याच्यामध्ये यायला हवा। गर्भस्राव पुन्हा पुन्हा होण्याची जी कारणं असतात ना, त्याच्यामध्ये गर्भाशयाला त्याच्या उपस्निहन न्यायाने पोषण न मिळणं गर्भाला आणि त्याच्यामुळे गर्भ सुटून जाणं ही गोष्ट घडत असते। आणि तसं होत असल्यामुळं रक्तपाचक आणि सुवर्णसूतशेखर जे आहे ना, तर तिथे केशिका म्हणतो आपण ना, कॅपिलरीज, ते तयार करण्याचं काम रक्त करतं। कारण की अश्रुजक कंडरा सिरा असं म्हटलंय, अश्रुज रक्तापासून कंडरा आणि सिरा उत्पन्न होतात। जर रक्त विदग्ध असेल तर पुन्हा पुन्हा गर्भस्राव होतो आणि म्हणून रक्ताचं विदग्धत्व घालवण्यासाठी म्हणून रक्तपाचक वापरावं। आणखीन एक याच्यातली महत्त्वाची गोष्ट आहे की बाणगुळ म्हणून। आता मासानुमासिक काढे जे सांगितलेले आहेत त्याच्यामध्ये मधुकम शाकबीजम च पयस्या सुरदारुच अश्मंतक कृष्णतिलक ताम्रवल्ली शतावरी वृक्षादनी पयोस्याचं। वृक्षादनी म्हणजे बाणगुळ। आणि वृक्षादनी काय आहे? खरं तर 3ऱ्या महिन्यात आलेलं औषध आहे। 3ऱ्याच महिन्यात का आलं तर आपण बघतो की सेकंड मंथ संपत असताना आणि 3रा मंथ चालू होत असताना ह्या पद्धतीनं इथे प्लासेंटल फॉर्मेशन चालू झालेलं असतं। आणि प्लासेंटा काय आहे तर ॲट द कॉस्ट ऑफ मदर रसाचं शोषण करून ते गर्भाला पुरवते। म्हणजेच निसर्गामध्ये असं कार्य करणारं कोण आहे तर बाणगुळ असं निसर्गामध्ये कार्य करणारं पण दिसतं। बाणगुळ जे आहे ना ते ज्या झाडावरती वाढतं त्या झाडाच्या जे खोड असतं किंवा फ्लोएम ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये त्याची रूट्स ते घालतं आणि त्या फ्लोएममधनं त्या झाडाने तयार केलेला आहार रस खेचून घेतो आणि स्वतः वाढतं। तर त्या पद्धतीनं जे बेबी तयार झालेलं आहे ना ते सुद्धा ॲट द कॉस्ट ऑफ मदर ते वाढतं आहे। जे आईचं हिमोग्लोबिन कमी आहे म्हणून बाळ काही असा विचार करत नाही की अरे आईचं हिमोग्लोबिन कमी आहे तर मला थोडंसं कमी घेतो वगैरे, तर त्याला जेवढं हवे आहे ना तर तेवढा आहार रस ते उचलणारच आहे। आणि ते कार्य जर चांगल्या पद्धतीनं चालायचं असेल ना तर बाणगुळाचा त्याच्यामध्ये खूप महत्त्वाचा उपयोग असतो। आणि म्हणूनच रक्तस्राव किंवा पुन्हा पुन्हा गर्भस्राव असा ज्या ह्याच्यामध्ये होतात ना तर त्या लोकांसाठी म्हणून आपण नेहमी ह्या पद्धतीचं बाणगुळ हे वापरत असतो। त्याच्यानंतर गर्भस्रावाच्या चिकित्सेमध्ये अजून एक महत्त्वाची गोष्ट राहते ती म्हणजे दुर्वासवरस किंवा अभ्यंतर आणि बाह्य चिकित्सा। तर बाह्य चिकित्सा करत असताना दुर्वासवरसाचं घृताचं नस्य वापरणं, त्याच्यानंतर महापैशाचे घृताचे वगैरे लेप देणं पोटाला आणि गोपीचंदनाचा लेप। आपल्याला बऱ्याचदा असं वाटतं की अभ्यंतर चिकित्सा जास्त महत्त्वाची, परंतु तसा भाग नसतो। बऱ्याच वेळेला बाह्य चिकित्सेने सुद्धा खूप चांगले परिणाम येत असतात। सो बाह्य चिकित्सा महत्त्वाच्या राहतात। दुर्वासवरसाचं नस्य ही जी गोष्ट आहे ना तर त्या नस्याच्या बाबतीमध्ये असं होतं की नस्य केल्यानंतर शरीरामध्ये शैत्य उत्पन्न होतं आणि शैत्य उत्पन्न झाल्यानंतर रक्तस्रावाकडे जी प्रवृत्ती असते शरीराची ती थांबायला लागते आणि रक्तस्रावाची प्रवृत्ती थांबल्यामुळं काय व्हायला लागतं की रक्तस्रावाची प्रवृत्ती थांबल्यामुळं पुन्हा पुन्हा गर्भस्राव होणं ह्या गोष्टी थांबायला लागतात। त्याच्यानंतर आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महापैशाचे घृताचं लेपन असं आपण बघितलेले गर्भस्रावाच्या बाबतीमध्ये। गर्भस्रावाच्या बाबतीमध्ये जेव्हा महापैशाचे घृतच का असं जर विचारलं तर महापैशाचे घृत आपण आत्ता बघितलं त्याप्रमाणे उन्माद अधिकारामध्ये येतं। आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट उन्माद आणि अपस्मार हे जे व्याधी आहेत तर ह्या व्याधींचा संबंध जो काही आहे ना तो बऱ्याच वेळेला ग्रहबाधांशी लागला जातो किंवा त्याचे कारण म्हणून ग्रहबाधा असतं। आणि गर्भस्राव पुन्हा पुन्हा होणं ह्याला एक कारण जे आहे ते दैवम चैवात्र पंचमम या न्यायाने महापैशाचे घृत उन्माद अपस्मारातलं की जे ग्रहबाधेसाठी कार्य करतं तर त्या पद्धतीनं हे महापैशाचिक आपल्याला इथे एक्सटर्नल म्हणून किंवा लेपन म्हणून किंवा पोटातसुद्धा आपल्याला देता येत असतं। तसंच गोपीचंदन जे आहे ना ते शरीरामध्ये दारढ्य आणणारं आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट शैत्य आणणारं आहे। म्हणून गोपीचंदनाचा लेप गर्भस्रावाच्या मध्ये सुद्धा खूप चांगला परिणाम येतो। बऱ्याच वेळेला कसं आहे ना की गर्भस्राव आणि गर्भपात ह्या हाय रिस्क प्रेग्नन्सीमध्ये घ्यावेत का असं एकदा कदाचित तुम्हाला शंका वाटेल, पण गर्भस्राव जर का पुन्हा पुन्हा होत असेल आणि जर का त्या गर्भिणीला पूर्ण तयार झालेलं बाळ हातात येत नसेल तर ते हाय रिस्कच असायला हवं। सो त्या दृष्टीने ज्या वेळेला गर्भधारणा होते तेव्हापासूनच ह्या चिकित्सांचा प्रारंभ करायला हवा, ज्या वेळेला पुन्हा पुन्हा ही गोष्ट घडत असते तेव्हा। त्याच्यानंतर आणखीन एक महत्त्वाची जी गोष्ट आहे तर त्याच्यामध्ये गर्भपात। तर गर्भपाताचा जेव्हा विचार केला जातो तर त्यामध्ये गर्भपात जो आहे तो 5व्या 6व्या 4थ्या 5व्या आणि 6व्या महिन्यामध्ये होणारा आहे तो गर्भपात आहे। तर गर्भपाताची जी काही कारणं असतात ना तर ह्या सेकंड ट्रायमेस्टर अबॉर्शन ज्याला म्हटलं जातं सर्वसाधारणतः, तर ही जी सेकंड ट्रायमेस्टर अबॉर्शन्स जी आहेत तर त्याच्यामध्ये 2 कारणं महत्त्वाची आपल्याला सापडतात। ह्याच्यामध्ये कुठली 2 कारणं आहेत
एक म्हणजे ओपन इंटरनल ऑस आणि दुसरं म्हणजे प्लासेंटल इनसफिशियन्सी. या दोन गोष्टी आपल्याला मुख्यत्वे करून ह्याच्यामध्ये दिसत असतात. आणि ज्या ज्या वेळेला आपल्याला प्लासेंटल इनसफिशियन्सी किंवा ओपन इंटरनल ऑस ह्या ज्या दोन गोष्टी दिसतात ना, तर ओपन इंटरनल ऑसच्या बाबतीमध्ये आपण विचार करायला हवा की आपल्याला औषधं काय द्यायची. प्रजापती, प्लीज क्लोज युअर माइक. ओके, सो गर्भपाताची चिकित्सा करत असताना एक्सक्यूज मी, क्या हम हिंदी या इंग्लिश में सुन सकते हैं? शुड आई स्टार्ट? हेलो सर, शुड आई स्टार्ट? हेलो मैम, क्या ओके, सो गर्भपात की जब भी चिकित्सा देखते हैं ना, तो गर्भपात के जो कारण है उसमें दो प्रमुख कारण रहते हैं. गर्भपात के जो ये दो प्रमुख कारण रहते हैं उसमें एक तो है कि ओपन इंटरनल ऑस और दूसरा जो है वो प्लासेंटल इनसफिशियंसी. ये दो कारण रहते हैं. गर्भपात की चिकित्सा में प्लासेंटल इनसफिशियंसी का देखा जाए तो सर, आई एम ऑडिबल और नॉट? हेलो, ऑडिबल. ओके. हाँ, बिकॉज समवन इज. हाँ, आपण हॅलो. हाँ, हिंदी मध्ये आपण बोलायचं. ऑडिबल आहात, पण थोडासा आधीचा पार्ट रिपीट केला तर बरं होईल. मध्ये खूप डिस्टर्बन्स होता. ओके. आणि दुसरी गोष्ट सर, हे स्लाइड्स आहेत ना, ते नाही तेवढ्या ह्याच्याने येत, ते लेट होत आहेत जरासे. सो ऑडियन्स प्लीज कोऑपरेट फॉर दॅट. हां, ओके. सो गर्भपाताचा जेव्हा आपण विचार करतो, सर हिंदीमध्ये बोलायचं का मराठीमध्ये? हिंदी मैम, हिंदी. ओके. सो गर्भपात की जब भी हम सोचते हैं कि उसमें मेडिसिन कैसा देना है या फिर उसका हेतु क्या है, तो टिपिकली 4th, 5th और 6th मंथ में जो कुछ भी दिखता है गर्भपात, तो उसमें दो प्रमुख रीज़न दिखते हैं उसमें. सो ये जो रीज़न्स है उसमें ओपन इंटरनल लॉस ये एक रीज़न रहता है और दूसरा जो है वो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, ये दूसरा रीज़न दिखता है. ये प्लासेंटल इनसफिशिएंसी और ओपन इंटरनल ऑस, ये जो दोनों है उसमें से ओपन इंटरनल ऑस इसका हम पहला विचार करेंगे. इंटरनल ऑस जो है उसको ओपन कभी होना है जब भी उसको 9th मंथ जाके प्रसव का समय आएगा, तभी उसको ओपन होना है, राइट. लेकिन बीच में अगर वो ओपन हो रहा है 4th मंथ, 5th मंथ या 6th मंथ ऐसा बीच में, तो क्या है कि उसका धारण की शक्ति, धारण की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है और उसके वजह से वो ओपन हो रहा है. दूसरी एक बात है कि कभी कभार इसके लिए ऑस्टाइटनिंग का स्टिच दिया जाता है. ये ऑस्टाइटनिंग का स्टिच दिया भी जाता है ना, तो भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये स्टिच डालने के सिवाय भी कभी कभार प्रेगनेंसी जो है वो लॉस्ट हो जाती है. और इसी के लिए गर्भपात की चिकित्सा करने में ये इम्पोर्टेंट रहता है कि ऑस ओपन ना हो जावे. सो ये ऑस ओपन ना हो जावे उसके लिए क्या करना है? सो उसमें हम धारण शक्ति का विचार करेंगे. पहले ही हमने ये देखा है कि गर्भाशय जो है वो पृथ्वी महाभूत वाला कर्मेंद्रिय है. अगर वो पृथ्वी महाभूत वाला कर्मेंद्रिय है तो उसके लिए उसका धारण शक्ति अच्छा होना जरूरी है. ये धारण शरीर में कौन करता है? तो पृथ्वी महाभूत ही शरीर में धारण करता है. तो इसमें पृथ्वी महाभूत के जो जो वनस्पति जो मेडिसिन रहते हैं वो हम इधर यूज़ कर सकते हैं. सो इसमें कैसे हम करेंगे मेडिसिन? तो इसमें जो कषाय रस वाले द्रव्य रहते हैं वो हम उधर इंटरनल देने के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसमें मांसपाचक है, पद्मकाष्ठ है या फिर कषाय वर्ग का क्वाथ हम उसमें दे सकते हैं. उधर पर हम ये कषाय रस का सिंचन कर सकते हैं
ये सब जो मेडिसिन है ये गर्भपात की चिकित्सा अगर इनकॉम्पिटेंट ऑस है तो उसके लिए दे सकते हैं। हेडलो, बेड रेस्ट, ये तो सब आपको मालूम है ही, वो तो आप करेंगे ही। उसके साथ में ये बाकी के जो है मेडिसिन धारण के हिसाब से वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। दूसरा जो है गर्भपात की चिकित्सा में वो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी है। प्लासेंटल इनसफिशिएंसी क्यों होती है? तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि प्लासेंटल मैच्योरिटी जो है वो जल्दी आ जाती है और उसके वजह से प्लासेंटल मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है तो बेबी बाहर निकल आता है, तो उसको गर्भपात बोलेंगे। ये प्लासेंटल इनसफिशिएंसी जब ये होती है ना, तभी प्लासेंटा का जो कंसिस्टेंसी है, उसकी मैच्योरिटी जो है, उसका ब्लड ट्रांसफॉर्म करने का, मदर से बेबी तक ब्लड ट्रांसफॉर्म करने का जो तरीका है वो अच्छा रहना चाहिए, साइनोसाइड्स ओपन अच्छे रहने चाहिए। इसी के लिए हम इसमें क्या मेडिसिन दे सकते हैं? तो इसमें हम रक्तपाचक और सहस्त्रपुटी अभ्रक, ये दोनों जो दवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। इसमें रक्तपाचक जो है वो असृजक कंडरा सिरा ऐसा है, सो रक्त का विदाह जिधर नहीं है तो उसका पाक जल्दी नहीं होगा। रक्त जो है उधर अगर पाक हो गया तो वो जल्दी प्लासेंटल मैच्योरिटी के तरफ जाता है और उसमें हम इन्फार्क्ट्स या फिर दूसरा जो है वो कैल्शियम डिपोजिशंस ऐसा देखते हैं। ऐसा होता है, इसके लिए रक्तपाचक देना चाहिए। इसका मतलब है कि असृजक कंडरा सिरा ऐसा है, उसके लिए ये जो सीरा है अंदर की प्लासेंटा की, वो अच्छी बनने में मदद करते हैं। अभ्रक जो है ना, वो अभ्रक रक्त का कस बढ़ाने के लिए बहुत काम आता है। इसमें अगर शतपुटी से ज़्यादा से लेके अगर सहस्त्रपुटी अभ्रक हम अगर यूज़ करते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा इसमें दिखता है। सो प्लासेंटल मैच्योरिटी जो है ना, उधर इसके लिए इसका विचार करना चाहिए। और एक बात है कि कभी 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 क्या है ना, हम मैच्योरिटी का जब भी विचार करते हैं, प्लासेंटल मैच्योरिटी का जब भी विचार करते हैं, तो ये क्यों होता है? तो रक्त का विदाह ज़्यादा है, रक्त का पाक हो रहा है, इसके लिए। तो इसमें पूय रेतसी, पूय शुक्र है तो क्या करना चाहिए? ऐसा जो शारीर स्थान में बताया है उसमें परुषक वटादिभ्याम ऐसा बोला है। सो परुषक वटादिभ्याम इसका मतलब है परुषकादि वर्ग और वटादि वर्ग यानी न्यग्रोधादि गण। ये अगर गर्भपात की चिकित्सा में हम यूज़ करते हैं तो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी है वो क्लियर हो जाती है और उसमें से गर्भ बढ़ के पूरा टर्म तक वो आ सकता है। और एक इसमें महत्वपूर्ण जो बात है उसको हम अकाल प्रसव बोलेंगे, जिसमें बेबी का आगे का लाइफ जो है वो थ्रेटन हो जाता है। बेबी का वेट अगर कम है तो आगे उसका बढ़ने का और माइलस्टोन्स डिले होने का वगैरह चांसेस ज़्यादा रहता है। इसी के लिए ये अकाल प्रसव भी हम हाई रिस्क में ले सकते हैं। अकाल प्रसव में क्या करना है? अकाल प्रसव इसका मतलब है 7वां, 8वां, 9वां महीने में डिलीवरी होना। 9वां महीना जब भी तक लगा नहीं है तभी, 7वां चालू होने के बाद 9वां लगने तक, ये जो है वो अकाल प्रसव है। अकाल प्रसव के साथ ही अगर पूरा 9वां महीना होके प्रसव हुआ है लेकिन बर्थ वेट बहुत कम है तो उसको हम लो बर्थ वेट LBW ऐसा बोलते हैं। इसमें मासानुमासिक दवाई तो देनी ही है। इसमें एक विचार ऐसा है कि मानो अगर 8th मंथ में डिलीवरी हो गई है, तो 8th मंथ में अगर डिलीवरी हो गई है तो 9th मंथ का और 10th मंथ का जो काढ़ा बोला है ना, इसमें वो बेबी को नहीं मिला है। यू फीड दैट काढ़ा टू द मदर, वो मदर को काढ़ा बना के देना है। तभी क्या होगा, उसके जब भी दूध बच्चा पिएगा तो दूध से वो उसको मिलेगा और उसका वो 8वें और 9वें महीने का पोषण उसमें से होता है। इसी के लिए ये मासानुमासिक वात जो बोले हैं वो बेबी को मिल जावे, इसी के लिए हमको मदर को देने हैं। और एक बात इसमें है कि
तंडुल यानी ये जो रहता है राइस जो रहता है ना उसके अलग अलग जाति होती है, राइट। सो कोई जो है वो 3 महीने में वो तैयार हो जाता है, कोई जो है वो 2 महीने में ही तैयार हो जाता है, उसको साठे साड़ी ऐसा बोलते हैं। अभी अगर हमको रिस्क मालूम हो गया है कि कुछ तो कारण है ऐसा कि जिस कारण से अकाल प्रसव होने वाला है या फिर इट इज़ बाउंड टू हैपन, कभी कभार कैसा है कि एक हाथ मानसिक आघात भी हो जाता है तो भी प्रसव जल्दी हो जाता है, या फिर फिजिकल कुछ भी आघात होता है, ट्रेन से बाहर निकलते वक्त कुछ तकलीफ होती है, दैट टाइम ऑल्सो अकाल प्रसव होने के चांसेस है। तो इसमें अगर बेबी अकाल प्रसूत होना ही है तो उसकी मैच्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, सिस्टम्स उसके अच्छे होने चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। उसका वेट तो कम है लेकिन वो बढ़ेगा, वेट का प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन एब्गार स्कोर अच्छा आना, सिस्टम्स उसके अच्छे आना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सिस्टम्स अच्छे आने के लिए मॉडर्न मेडिसिन में जो है ना, आपने बहुत बार देखा रहेगा कि अलग अलग स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं सो एज टू गेन द लंग मैच्योरिटी। वो लंग मैच्योरिटी आने के लिए स्टेरॉइड्स दिया जाता है सो दैट बेबी जो है अच्छे से सांस ले सके जब भी बाहर आ जाता है तभी। सो इन दैट केस कंटकारी घृत जो है वो कंटकारी घृत हमको अकाल प्रसव का जिधर भय है ना उधर मदर को देना है। सुमिता देशमुख मैडम, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक प्लीज। ओके, सो इसमें हम देख रहे हैं कि कंटकारी घृत उसी के लिए लंग मैच्योरिटी के लिए हम दे सकते हैं। लंग मैच्योरिटी के लिए कंटकारी घृत देने का कारण ये है कि ये जो वनस्पति है ये सोलानेसी फैमिली से है और ये फैमिली से ही क्रूड स्टेरॉयड मिलता है। तो इसी के वजह से ये जो कंटकारी घृत या फिर कंटकारी कल्प अगर बनाते हैं ना तो उसका परिणाम जो है इसमें बहुत अच्छा आता है और इसी के लिए लंग मैच्योरिटी अच्छी रहती है और बेबी अगर प्रसूत जल्दी भी हो जाता है तो भी बेबी के सिस्टम्स अच्छे डेवलप हो जाते हैं। दूसरी एक बात है कि महापैशाचिक घृत ये जो महापैशाचिक घृत है इसमें बालानांच अंगवर्धनम ऐसा उसका फलश्रुति बोला है। बालानांच अंगवर्धनम ऐसा अगर है तो बेबी के अंग वर्धन होने में इसका परिणाम अच्छा आता है। सो इसी के लिए जब भी बेबी अभी तक बॉर्न हुआ नहीं है तब तक मदर को ये महापैशाचिक घृत पेट में देना है और बेबी का बर्थ होने के बाद बेबी को ये महापैशाचिक देना है। आप बोलेंगे कि बेबी छोटा है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत है तो ये महापैशाचिक घृत कैसे देंगे, तो इसमें एक आपको मैं क्लुप्ति बताती हूँ कि कैसा करना है। ये जो महापैशाचिक घृत है वो अच्छे से स्टरलाइज करके लेना है। वो गुनगुना ल्यूकवार्म जब भी हो जावे ना तभी मदर के निप्पल्स के ऊपर लगा देना है। तो बेबी जब भी चूसता है तो इमीडिएटली उसको मिल जाता है। 1 और 2 ड्रॉप्स भी अगर ये महापैशाचिक घृत है तो बेबी का इम्यून सिस्टम अच्छी करने में ये बहुत अच्छे से मदद करता है। वेट गेन होने में भी महापैशाचिक घृत का मदद होती है। दूसरी और एक बात है, उसको मुठेल ऐसा बोलते हैं। मुठेल यानी क्या, तो नारियल रहता है, नारियल का दूध निकालना है, नारियल का दूध निकालने के बाद उसको पकाना है। नारियल का दूध पकाते समय जब भी वो एकदम गाढ़ा सा हो जाता है ना तभी उसका जो अलग सा ऑयल बाहर निकल आता है। वो जो ऑयल है वो मदर के दूध से 5 थेम सुबह 5 थेम शाम को ऐसा अगर बेबी को दिया जाए इन मदर्स मिल्क तो बेबी का वेट भी अच्छे से बढ़ता है और इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। और एक बात है काश्मीरी यष्टिमधु घृत, जैसे कंटकारी घृत बोला वैसे ही काश्मीरी यष्टिमधु घृत ही भी यूज़ कर सकते हैं। काश्मीरी यष्टिमधु घृत जो है गर्भम शुष्कम तो वातेन ऐसा जो है जिसमें हम उपविष्ट कर नागोदर का विचार करते हैं तो ये दोनों बातों में काश्मीरी यष्टिमधु घृत जो है उसका परिणाम बहुत अच्छा दिखता है। और एक बात है उसके बाद में
अकाल प्रसव जब भी देखेंगे ना, तभी हम ये देख सकते हैं कि प्लासेंटल इनसफिशेंसी होती है ना, तो भी प्रसव अकाल होता है। जल्दी प्लासेंटल मैच्योरिटी आ जाती है। प्लासेंटल मैच्योरिटी अगर जल्दी आ जाती है तो क्या करना चाहिए तभी? तो प्लासेंटल मैच्योरिटी अगर ज़्यादा है तो उसके वजह से प्लासेंटा के अंदर कुछ कैल्सिफिकेशन बने हुए रहते हैं, और वो कैल्सिफिकेशन के जो एरियाज़ हैं उधर से ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, और उसके वजह से जो बेबी है उसको अच्छे से पूरा सप्लाई नहीं मिल पाता है। अगर ऐसा प्लासेंटल इनसफिशिएंसी में हो रहा है तो क्या देना है? एक बात तो हमने देख ली कि रक्तपाचक और अभ्रक देना है, और एक महत्वपूर्ण योग इसमें हम दे सकते हैं। इसमें त्रैलोक्य चिंतामणि, सुवर्ण सूतशेखर, गुडुची सत्व और मशी, इसका कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि भले ही वात व्याधि का मेडिसिन हो, लेकिन ऐसा भी बोला है कि नहीं वाताद्रुते योनि नारीणाम संप्रदुष्यते। दूसरी बात है कर्ता गर्भाकृति नाम, ऐसा जो है वो भी वात का ही कार्य है। अगर कर्ता गर्भाकृति नाम ये वात का कार्य है तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस, इसके हिसाब से प्लासेंटा भी गर्भ का ही एक भाग है। प्लासेंटा गर्भ का भाग है या मम्मी का भाग है, मदर का भाग है, ये अगर देखना है तो जो कुछ भी प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाता है आफ्टर डिलीवरी, उसको बेबी के साथ के प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। उसके लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, प्लासेंटा रहता है, कॉर्ड रहता है, बेबी रहता है, ये सब आउट आ जाता है। सो इसमें जो है वो बेबी का पार्ट ऑफ द फीटस, ऐसे ही हम बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द फीटस ऐसा बोल सकते हैं। तो उसमें वो अच्छा बन जाना चाहिए, इसके लिए त्रैलोक्य चिंतामणि वात शमन करके उसकी आकृति बराबर बना देता है। वो अगर त्रैलोक्य चिंतामणि अच्छे से आकृति उसकी बना देता है तो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी नहीं होती है, बेबी की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। और इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि हम वयस्थापन गण का विचार इधर कर सकते हैं। क्यों करना है? तो वयस्थापन क्या करता है? वयः स्थापयति इति वयस्थापनम। जो इसमें जो प्लासेंटा है वो प्लासेंटा का एज जो है वो उसके एज के हिसाब से आगे जा रहा है। अगर प्लासेंटा का एज 7 मंथ का होना चाहिए तो वो 7 मंथ का ही होना चाहिए। अगर वो ऐसे कुछ चेंजेस कैल्सिफिकेशन जैसे दिखा रहा है और 8 मंथ 9 मंथ वाला अगर प्लासेंटा दिखा रहा है तो प्लासेंटल मैच्योरिटी ज़्यादा है, हम ये बोल रहे हैं, तो उसका वय का स्थापन करना चाहिए। इसी के लिए वयस्थापन गण हम प्लासेंटल इनसफिशिएंसी में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं जिसमें ये टाइप के मेडिसिन दी है, तो ऐसे मेडिसिन देने से बेबी जो है वो पूरा 9 मंथ तक होकर फिर बाहर आ जाता है। सो ऐसा अगर होता है ना तो उसमें बेबी का वेट भी अच्छा बढ़ता है, और दूसरी एक बात इम्पॉर्टेंट रहती है कि बेबी का सिस्टमिक डेवलपमेंट भी उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। और एक इसमें कारण रहता है वो है कॉर्ड रेजिस्टेंस। कॉर्ड रेजिस्टेंस यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक का जो रेशो रहता है, एसडी रेशो जिसको बोलते हैं, ये जो रेशो है वो अगर ज़्यादा बढ़ गया है, इफ़ इट इज़ मोर देन 0.5 इट इज़ कॉल्ड एज हाई रिस्क। ओके, सो इसमें क्या रिस्क रहते हैं? सो इसमें प्रीटर्म डिलीवरी होने का चांसेस रहता है, बेबी का बर्थ वेट कम होने का चांसेस रहता है, लो बर्थ वेट होने का चांसेस रहता है अगर कॉर्ड रेजिस्टेंस है तो। और एक है कि उसमें प्री एक्लाम्शिया के भी चांसेस रहते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि बेबी को जो ब्लड मिल रहा है वो फ्लो में रेजिस्ट हो रहा है, इसके लिए उसको कॉर्ड रेजिस्टेंस ऐसा बोलते हैं। सो ये कॉर्ड रेजिस्टेंस में क्या देना चाहिए? अपने पास एक पेशेंट आते थे, उसका कुछ 7th मंथ चालू था। सो 7th मंथ में उसको ऐसा रिपोर्ट आया। सो रिपोर्ट आने के बाद उसको बता दिया जल्दी हो जाएगी डिलीवरी, पूरा रेस्ट कर, बाकी हम देख लेंगे करके। सो शी वॉज वेरी टेंस्ड अप कि इसमें क्या करेंगे अभी। सो आयुर्वेदिक थी तो इसके लिए अपने पास वो आ गई कि इसमें ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया है तो क्या देना चाहिए। तो इसमें मेडिसिन क्या दे सकते हैं? तो ये कॉर्ड रेजिस्टेंस क्यों उत्पन्न होता है? तो ये भी 2 कारण से होता है। एक तो खून ब्लड की सांद्रता अगर बढ़ जावे तो वो फ्लो नहीं हो पाता है अच्छा। अगर सांद्रता बढ़ जाती है तो उसमें से ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं होता है, तो सांद्रता उसको कम करना है।
ये ब्लड की सांद्रता किधर बोली है अपने इसमें, तो ग्रथिते रक्ते ऐसा बोला है, राइट. सो ग्रथिते रक्ते असं म्हटलेलं असताना किम कुछ क्या देना चाहिए उधर, तो लिहात पारावत शकृत ऐसा बोला है. सो उसमें रक्तपाचक के साथ अगर पारावत शकृत शुद्धि करके दे सकते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा सा रिजल्ट उसमें दिखता है. या फिर पलाश और पलाश का भस्म और अश्मभेद यानी पाषाण भेद ये अगर देते हैं तो ये क्लम्पिंग ऑफ द सेल्स है वो कम होता है, ब्लड की सांद्रता कम हो जाती है और ये रेजिस्टेंस है वो नहीं रहता है, नॉर्मल को आ जाता है. सो ये ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस नहीं रहता है. और इसमें एक बात है कि अगर ये रेजिस्टेंस है तो ग्रथिते रक्ते ऐसा बोला है, तो ग्रथित शुक्र का जो दवा है पिबेत ग्रंथ्यार्तवे पाठा व्योश वृषक जमजलम ये भी इसमें हम दे सकते हैं. तो जिधर जिधर ग्रथित होने की संप्राप्ति है ना उसमें ये हम दे सकते हैं. और इसके लिए सांद्रता नॉर्मल रहने के लिए ये पारावत शकृत और ग्रंथिरज या रक्तपाचक और पारावत शकृत ऐसा जो दवा है कॉम्बिनेशन में हम इसमें दे सकते हैं. इसमें वो जो पेशेंट पहले बोली थी ना कि वो 7 मंथ में आई थे, उसको रेस्ट करने के लिए तो बोल दिया, लेकिन ये मेडिसिन चालू थे. सो पूरा 9 मंथ भी मेरे ख्याल से पूरा होके फिर उसका डिलीवरी हो गया. सो ऐसे केसेस रहते हैं. सो रिपोर्ट देख के हम घबराना नहीं चाहिए, उसका क्या फिजियोलॉजी हुआ है शरीर में इसको सोच के फिर आगे मेडिसिन देनी चाहिए. और एक रिस्क है उसमें कॉर्ड अराउंड नेक है. तो कॉर्ड अराउंड नेक है तो क्या हो सकता है, कॉर्ड अराउंड नेक है तो बेबी का नॉर्मल डिलीवरी अगर होने को है, सो बेबी आगे पुश हो जाता है, दैट टाइम कॉर्ड के वजह से फिर से वापस क्या बोलता है खींच लिया जाता है, उसको ओढलं जातं ज्याला म्हणतो त्या कॉर्डमुळं तसं होतं. सो ये जो कॉर्ड है वो कॉर्ड अराउंड नेक क्यों होता है, एक कॉर्ड अराउंड नेक जो है ना वो तो नॉर्मल बहुत सारे पेशेंट्स में दिखता है. कॉर्ड अराउंड नेक होने का कारण जो है वो 2 है इम्पॉर्टेंट. उसमें से एक जो है वो ये जो कॉर्ड है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा रहना, लंबी कॉर्ड होना. और दूसरा जो रीज़न है अगर पॉलीहेड्रोमनियस है तो बेबी को मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती है. और ये मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह जब भी मिल जाती है ना तभी वो मूव ज़्यादा हो जाता है. और मूव ज़्यादा होता है उसके वजह से ये जो कॉर्ड अराउंड नेक है वो हो जाते हैं. एक पेशेंट ऐसी आई थी कि जिसको 2.5 कॉर्ड्स अराउंड नेक ऐसा सोनोग्राफी के रिपोर्ट में बोला था. अगर उसमें 2.5 राउंड्स थे कॉर्ड अराउंड नेक तो उसमें क्या करना है ऐसा हम सोच के खाली अगर बैठेंगे ना तो ठीक है ना कि अरे इसमें क्या करेंगे. लेकिन ये 2 बातें अगर हमको देखनी है कि ये क्यों हुआ है, तो बेबी रोटेट ज़्यादा हो रहा है और दूसरा कारण इसमें हो सकता है कि बेबी का लेंथ कॉर्ड का ज़्यादा है. सो इसके हिसाब से ये अगर देखा जाए कि बेबी का कॉर्ड लेंथ जो है तो हम बाहर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका पॉलीहेड्रोमनियस कम करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं. और यूट्रस का टोन थोड़ा अच्छा होता है ना तो भी बेबी को मूव होने में बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहती, जितनी चाहिए उतनी ही रहती है. सो यूट्रस का टोन अच्छा होना चाहिए. तो ये जो पॉलीहेड्रोमनियस है उसका निकालने के लिए कुछ मूत्रल जो औषधें रहती है जैसे कि गुक्षुरादि गुग्गुल वगैरह वो हम यूज़ कर सकते हैं. एक पेशेंट थी वो जो बोला कि 2.5 राउंड्स थे उसके रिपोर्ट में कॉर्ड अराउंड नेक के, तो उसमें एक बस्ती यूज़ किया था. वो बस्ती जो है वो रजन्यादि करके बालरोग में आया है. तो रजन्यादि है तो उसमें रजनी, देवदार, पिंपली, रिंगणी, डोरली ऐसे मेडिसिन है. सो ये मेडिसिन का काढ़ा बना के उसका ही सिद्ध तेल करके वो तेल डाल के उसको 3 मेरे ख्याल से 3 या 4 बस्ती दिए थे. और उसके बाद में थोड़ा देर रुक के वापस 7 बस्ते किए थे. उसके बाद में फिर से उसको सोनोग्राफी करने के लिए बोला. तो वो सोनोग्राफी में 2.5 कॉर्ड अराउंड नेक जो थे ना वो पूरे निकल के नॉर्मल कॉर्ड था, अराउंड नेक नहीं था, ऐसा हुआ था. ये क्यों हुआ रहेगा ऐसा अगर सोचेंगे ना तो ये रजन्यादि तेल है उसका जो क्या बोलते हैं फलश्रुति है ना उसमें भी 2 बातें महत्वपूर्ण हैं. सो उसमें ग्रहणी दीपनम ऐसा बोला है और एक बात जो है वो श्रेष्ठम वातानुलोमनम ऐसा है और बलवर्णकृत ऐसा भी है. तो बलवर्ण तो बेबी का तो अच्छा हो जाएगा
लेकिन श्रेष्ठ वातानुलोमनम ऐसा है। वात का अनुलोम होने के वजह से बेबी का जो ओवर मूवमेंट था ना वो कम होता है, वो बेबी वापस उल्टा फिर गया रहेगा, इसके लिए उसका जो कॉर्ड अराउंड नेक है वो निकल गया ऐसा है। और इसमें ग्रहणी दीपन ऐसा बोला है। ये ग्रहणी दीपन का हम विचार क्या करना चाहिए, तो जब भी गृहिणी का सोचना है ना, तभी ये जो प्लासेंटा है या फिर बेबी का पाचन है, पचून विष्ठेच्या दाथरी उकडूनी नवमासांतरी गर्भिणी जैसी, ऐसा एक सूत्र आया है। ये गर्भिणी जो है ना, गर्भ जो है वो पक जाता है। किस कारण से ये पकता है, तो विष्ठेच्या दाथरी यानी जो पुरुषधरा कला है उसका जो शोष्यमाणत्व है मन्नी का, उसके वजह से ये जो अंदर का एंडोमेट्रियम है जिससे प्लासेंटा बन गया है, तो उसका पाक हो जाता है और उसी के कारण ये बेबी का भी परिपक्वता आ जाता है। तो ये परिपक्वता आने के लिए गृहिणी का अग्नि अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो ये रजन्यादि तेल जो है वो गृहिणी का अग्नि अच्छा करने में मदद करता है और उसी के कारण इसमें ये इम्पोर्टेंट रहता है। और एक बात है इसमें कि ये बस्ती ही दिया है इसमें, तो बस्ती दिया है इसके कारण बस्ती खुद ही वात का शमन करने में कारणीभूत है। और वात का शमन होने के कारण इधर हम देख रहे हैं कि वात का शमन होने के कारण ये बेबी का जो कॉर्डोरन नेक है वो निकल गया था। और जो है इसमें कषाय रस के भी हम बस्ती यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पॉलीहेड्रोमनियास है या फिर बेबी के अराउंड का जो यूट्रस है उसको अगर टोन नहीं है। तो कभी कभी मल्टी पैरा पेशेंट जब भी रहती है ना, तभी 4th 5th प्रेगनेंसी है तो उसके यूट्रस को एब्डोमिनल मसल्स को टोन नहीं रहता है, दैट टाइम ऑल्सो बेबी मूव्स अ लॉट, और उसके वजह से अगर देना है तो कषाय रस के बस्ती हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का दूसरी बात से हम देखेंगे तो मदर इज़ ऑल्सो एट हाई रिस्क। मदर का रिस्क जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बेबी के रिस्क तो हमने देख लिए कि कौन कौन से है, मदर के हिसाब से भी ये रिस्क देखने चाहिए। ये रिस्क कौन से हैं, तो हाई रिस्क किसको बोलते हैं, अगर मदर का जो एज है वो 18 से कम है या 35 से कम है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऐसा ही बोला जाता है। अगर मदर का एज 18 से कम है तो उसमें बेबी भी अच्छा नहीं होगा और मदर के धातु भी परिपुष्ट नहीं है और उसके लिए वो रिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी बात, अगर 35 से ज़्यादा है, 18 से पहले के केसेस हमारे पास आजकल तो नहीं दिखते हैं क्योंकि बाय लॉज लीगली वो परमिशन है ही नहीं कि 18 ईयर्स के पहले मैरिज भी नहीं कर सकते हैं। सो वो केसेस नहीं दिखते हैं। लेकिन 35 एज के ज़्यादा अगर प्राइमी है तो वो प्राइमी जो है ऑलवेज एट रिस्क रहती है। ये प्राइमी अगर 35 एज से ज़्यादा है तो उसका कारण क्या रहता है वो भी हमको देखना चाहिए। ये कारण बहुत बार ऐसा रहता है कि उसको खुद का पढ़ाई करना है, उसको खुद का करियर करना है, नौकरी करना है और ये सब में 35 एज निकल जाता है और तभी जाके बाद में कभी तो सोचते हैं कि अरे हाँ अभी इसमें हम कंसीव करने के लिए तैयार है। सो दैट टाइम उसको काउंसिल करना है, उसको बताना है कि आगे जाके रिस्क बढ़ सकती है और इसके लिए 35 एज से पहले ही एक्चुअली प्राइमी जो है उसने कंसीव करना चाहिए। और एक बात है कि प्रेगनेंसी जो है ये 35 के बाद में अगर होती है तो उसमें क्या क्या रिस्क रहते हैं। अगर एज 35 से ज़्यादा है और अगर प्राइमी है और कंसीव हुई है तो उसमें आपने देखा रहेगा कि डबल मार्कर ट्रिपल मार्कर ये टेस्ट करवा लिए जाते हैं। डबल मार्कर ट्रिपल मार्कर ये जब भी टेस्ट किए जाते हैं ना, तभी ये जो टेस्ट रहते हैं उसमें बहुत बार ऐसा दिखता है कि बेबी जो है वो वेल फॉर्म नहीं है, अच्छी बनी नहीं है, या फिर उसमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, ट्राइसोमी वगैरह, वैसे पेशेंट्स दिखते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है। इसके लिए एक तो काउंसलिंग करके ही पेशेंट को बताना है कि 35 से पहले आप कंसीव करो। दूसरी बात है कि अगर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस है ही कि अभी तक वो नहीं है और अभी 35 एज को कंसीव कर रही है
तो उसको पंचकर्म करने के बाद, शरीर की शुद्धि करने के बाद उसको कंसीव करना है। और भी एक बात महत्वपूर्ण है, इधर मैं एक महत्वपूर्ण आपको दवा बता दूंगी कि ऐसा देखा गया है कि एक पेशेंट जो थी ना, वो एक अराउंड 38